नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन, इस हफ़्ते हमारे साथ हैं हैदराबाद डेंटल हॉस्पिटल बुगलकुंटा की डॉक्टर नूरैन मौलवी। आप कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हैं और आप इस हॉस्पिटल की ब्रांचेस शालीबंडा और बंजारा हिल्स पर भी हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इंसान के निज़ाम हज़म यानी डाइजेशन सिस्टम के लिए दांतों की सेहत भी बेहद अहम है। तो आइए आज हम दांतों के अमराज और उनके इलाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नूरैन साहिबा, हमारे स्टूडियोज़ में आपका खैर मक़दम है। हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि दांतों की अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। दांतों की सेहत महफूज रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पाबंदी से दिन में 2 बार ब्रश किया जाए। जी। आमतौर पे हम गड़बड़ में थोड़ा सा ब्रश करते हैं, पेस्ट लगाते हैं और समझते हैं कि हमारे दांत महफूज है, मगर कम से कम दिन में 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जी। इसके अलावा बच्चों को छोटी उम्र से ही आदत डाल देनी चाहिए कि वो अच्छे से ब्रश करें। जी। ब्रशिंग के अलावा फ्लॉसिंग और माउथ वॉश इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। जी। ब्रशिंग के अलावा डाइट, एक बैलेंस डाइट खाना जिसमें मीठा, चॉकलेट और दांतों पे चिपकने वाली चीज़ें कम हों, ये बहुत ज़रूरी है। दांतों की ब्रशिंग और फ्लॉसिंग बेहद अहम है। तो ये फ्लॉसिंग क्या चीज़ होती है डॉक्टर साहब? फ्लॉसिंग ये होती है, एक तागा होता है, नॉर्मल धागा नहीं लेकिन वैक्स तागा होता है, जिससे दांतों के बीच की सफाई की जा सकती है जहां हमारा ब्रश नहीं पहुंचता। जी जी जी। तो ये टंग क्लीनर वगैरह का भी इस्तेमाल इसमें ज़रूरी है? ज़रूरी है, लेकिन ब्रशिंग जितना ज़रूरी नहीं। तो ब्रशिंग 2 मरतबा होनी चाहिए और फ्लॉसिंग भी 2 मरतबा होनी चाहिए। जी। ये मसोड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली क्या बीमारियां होती हैं? मसोड़ों को नुकसान बहुत सारी बीमारियां पहुंचा सकती है। जिस तरह से ब्रश नहीं करने से भी मसोड़ों में तकलीफ हो सकती है, जिससे दांत ढीले होकर गिर जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा मसोड़ों में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। डायबिटीज़ से? जी जी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे बीपी के लिए कुछ जो ली जाती हैं, या फिट्स जिनको आते हैं वो जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, उनसे भी मसोड़ों में तकलीफ हो सकती है। कैंसर या एड्स के पेशेंट्स में भी काफ़ी मसोड़ों में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इनकी क्या अलामतें आप देख सकते हैं? मसोड़ों की अगर कोई बीमारी है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मसोड़ों में सूजन होना, ब्रश करते वक्त दांतों से, मसोड़ों से या दांतों से खून निकलना, ये सबसे पहला सिम्टम होता है। और इस वक्त पेशेंट को चाहिए कि वो डॉक्टर के पास चला जाए और ट्रीटमेंट शुरू करवा दे। अगर निगलेक्ट हो जाता है ये ट्रीटमेंट तो फिर दांतों के ढीले होकर गिरने का डर होता है। तो यानी मसोड़ों से अगर खून आने लगे या और कोई ऐसी सूजन वगैरह नज़र आए तो उस वक्त डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। जी जी। अक्सर लोग मुंह से बदबू आने की शिकायत करते हैं, तो ये क्या मसोड़ों की ख़राबी है या दांतों की ख़राबी है, क्या चीज़ है ये? दोनों वजह हो सकती हैं। अगर दांत में कीड़ लगा हो या मसोड़ों में इन्फेक्शन हो तो मुंह से बदबू आ सकती है, मगर इनकी और भी वजह हो सकती हैं। जैसे अगर आप बदबूदार खाना बहुत खाते हैं जिसमें जैसे गार्लिक ज़्यादा हो, लहसुन, या कुछ ऐसी तरकारियाँ होती हैं जैसे ब्रोकली है जिससे बदबू आती है, तो इन सब खानों से भी बदबू आ सकती है। कुछ और बीमारियां होती हैं जैसा डायबिटीज़ हो गया या किडनी या लिवर के प्रॉब्लम्स हो गए, उससे भी बदबू आ सकती है। और स्मोकिंग और पान खाने से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नहीं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि डाइजेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करता है मुँह से जो फाउल स्मेल आती है मुँह से, उसके लिए डाइजेशन सिस्टम ज़्यादा जिम्मेदार होता है। हो सकता है, जैसे गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जिससे जो पेट में तेज़ाब होता है वो वापस ऊपर आता है बजाय इसके कि नीचे चला जाए, तो इसमें काफ़ी देखा जाता है कि मुंह से बदबू आती है। तो मसोड़ों की बीमारियां ज़्यादा कॉमन है या दांतों की बीमारियां ज़्यादा कॉमन है? दोनों ही काफ़ी कॉमन है। आमतौर पे देखा जाता है कि यंगर लोग जो होते हैं उनमें कीड़ ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है मसोड़ों के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, क्योंकि साथ में दूसरी बीमारियां भी बढ़ती होती हैं। जी जी जी। तो इनमें डायबिटीज़, जैसा कि आप बता रही थी, डायबिटीज़ से दांतों पर बहुत असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा। एक नॉर्मल इंसान से 15 टाइम्स ज़्यादा एक डायबिटिक में मसोड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? उनको अच्छी तरह से 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, मसोड़ों में मसाज करना चाहिए, फ्लॉसिंग है, माउथ वॉश इस्तेमाल करना है, और हर 6 महीने डेंटिस्ट के पास जाकर एक चेकअप करवाना चाहिए। तो डेंटल सर्जन से हर 6 महीने में रुजू होना काफ़ी है? जी जी। और ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है?
दांत में 3 लेयर होते हैं। जो जी। सबसे बाहर वाला लेयर है उसको एनामल कहा जाता है, वो दांत को प्रोटेक्ट करता है। उसके जी। अंदर डेंटिन है और डेंटिन के अंदर पल्प है। जी। पल्प में नसें और सेल्स जो दांत को प्रोटेक्ट करते हैं, जो दांत को जिंदा रखते हैं, वो सब होते हैं। तो जब दांत में कीड़ लगता है और वो अगर निगलेक्ट कर दिया जाए और वो डीप होता जाए, पल्प तक पहुंच जाए, तब रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो इसमें पल्प में जो जरासीम आ चुके होते हैं या पस आ चुका होता है, वो सब क्लीन करके जी। उसमें फिलिंग कर दी जाती है, वो रूट कैनाल। तो रूट कैनाल के बाद ये दांत नाकारा हो जाता है या कारामद रहता है? दांत सही रहता है, उस पर एक कैप आमतौर पे लगा दिया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि दांत कमज़ोर हो जाता है कुछ रूट कैनाल के बाद। जी। और जैसा कि आप बता रही थी कि दांत अगर कीड़ लग जाए तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि कीड़ से बचा जाए। बिल्कुल। तो कीड़ से बचने के और क्या क्या तरीक़े हमारे पास मौजूद हैं? सबसे पहले तो ब्रश करना चाहिए, जी। माउथ वॉश और डाइट को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी। और इन बिटवीन मील्स जो हम खाया करते हैं कि लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स ले रहे हैं हम, जिसके बाद हम ब्रश नहीं करते, जी। तो वो सब कम करना चाहिए। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि जो म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है उसमें फ्लोराइड होता है, जो हमको कीड़ लगने से बचाता है। लेकिन अब जो सब मिनरल वाटर इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि दांतों को प्रोटेक्ट किया जा सके। जी। नहीं, कहते हैं कि फ्लोराइड की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। बिल्कुल रहती है, लेकिन जो पानी में फ्लोराइड होता है वो इतना नहीं होता है कि नुकसान दे सके। जी। हम यहाँ काफ़ी देखते हैं, जैसे नलगोंडा के जो लोग होते हैं वहाँ फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है और जी। इन लोगों के दांतों में हम आमतौर पे धब्बे देखते हैं। जी जी जी। तो अच्छा, ये दांतों की सेहत में क्या न्यूट्रिशन का भी दखल होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ये तो सब जानते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है दांतों और हड्डियों के लिए। जी। इसके अलावा 2 और मिनरल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, एक है फ्लोराइड और एक फॉस्फोरस। जी। फ्लोराइड जैसे मैंने अभी आपको बताया जी। कील से प्रोटेक्ट करता है, कील लगने से प्रोटेक्ट करता है, जी। और फॉस्फोरस भी ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट में दांतों के बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। फॉस्फोरस। जी। जी। तो इनमें कैसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, कुछ आप इनके बारे में बताएंगी? आमतौर पे जो चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा हो, और जैसे मुर्गी, मछली, अंडे, इसके अलावा दूसरे मिनरल्स हरी भाजियों में, सब्जियों में, और बादाम या दूध, इन सब चीज़ों से दांतों का काफ़ी फ़ायदा होता है। जी। नाजरीन, यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं कुछ ही देर के बाद, जाइएगा नहीं। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद डेंटल हॉस्पिटल बुगुलकुंटा की कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन डॉक्टर नूरैन से। तो डॉक्टर नूरैन साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दांतों को ख़राब करने वाली क्या आदतें हैं? ऐसी बहुत सी आदतें होती हैं जो हमको नहीं लगता कि डेंजरस हैं, जो हम करते हैं जी। और उनसे दांतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों में हम आमतौर पे देखते हैं या कि वो नाखून चबाते हैं या अंगूठा मुंह में रखते हैं या उंगली रखते हैं मुंह में हमेशा। इससे दांतों का शेप और जबड़े का शेप इनफैक्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। आगे चल के ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है उनको। इसके अलावा मुँह से सांस लेना या ज़बान से दांतों को ढकलते रहना, इनसे भी काफ़ी दांतों को नुकसान हो सकता है। जी। वैसे बड़ों में हम देखते हैं कि लोग अपने दांतों को औजारों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा कोई चीज़ काटने के लिए या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए या थ्रोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गन्ना छीलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी। तो इससे दांत कमज़ोर हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है बाद में चलकर। जी। इसके अलावा लोग जैसे सख्त चीज़ें चबा लेते हैं दांतों से। हैदराबाद में हम काफ़ी देखते हैं कि लोग हड्डियां चबाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। जी। तो या हड्डियां हो गई, या जैसे बर्फ़ लोग जो खाते हैं, जी। इससे भी दांत काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो इन तमाम आदतों से गुरेज करना चाहिए, यानी दांतों को औजार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने या गन्ना छीलने के लिए इन्हें इस्तेमाल ना करें, तो इनसे दांत अच्छे रहते हैं। और इनके अलावा क्या सिगरेट नोशी यानी स्मोकिंग और
गुटखा इस्तेमाल करने से भी दांत खराब होते हैं? बहुत ज़्यादा दांत खराब होना उसका सबसे छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन दांत में बदबू आना और दांतों पे धब्बे हो जाना बहुत आम बात है सिगरेट स्मोक करने वाले लोगों में, और जो लोग गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं या इवन पान खाते हैं। जी जी। और ये चीज़ों से आगे चल के दांत लूज भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो इंडिया में बहुत ही आम है। जी जी, कौन सी बीमारी आपने बताई? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। जी। इससे होता ये है कि तंबाकू के जो निकोटीन वगैरह होता है ये दांतों पर और मुंह के सारी टिश्यूज़ पर काफ़ी बुरा असर करता है और मुंह खुलना बंद हो जाता है। अच्छा। और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब इस चीज़ में आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। जी। तो ये ओरल कैंसर जो कहते हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से होता है? बिल्कुल। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। अगर बिल्कुल ही शुरू की स्टेज पर मिल जाए फिर भी कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वैसे तो सर्जरी की जाती है, उसके बाद रेडिएशन और दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन आमतौर पे एक बार किसी को ओरल कैंसर हो जाए हमको उम्मीद नहीं होती कि वो इंसान 1 साल से ज़्यादा जी पाएगा उसके बाद। जी जी जी। तो कैंसर को प्रिवेंट करना सबसे अच्छा इलाज है। काफ़ी खतरनाक कंडीशन होती है। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए आपको तंबाकू बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनमें तंबाकू में आपके जर्दा भी शामिल है, टोबैको आप जो गुटखा कहते हैं गुटखा भी शामिल है और स्मोकिंग भी शामिल है। ये तीनों चीज़ें इनमें शामिल होती हैं। जी जी। तो इनका इलाज यानी फ्लैप सर्जरी जो होती है मसोड़ों की, तो फ्लैप सर्जरी क्या इन तमाम चीज़ों का इलाज है? कैंसर का नहीं, लेकिन मसोड़ों के प्रॉब्लम्स के लिए फ्लैप सर्जरी की जाती है। जी। जब मसोड़ों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो मसोड़ों के नीचे जो हड्डी होती है वो घुलने लगती है और उस वजह से दांत ढीले हो जाते हैं। फ्लैप सर्जरी में हम मसोड़ों को हटाकर जो जड़ों पर मैल जमा हुआ होता है, जो जरासीम होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है, वो सारे कुछ को क्लीन करके मसोड़ों को फिर से सीते हैं ताकि जब हीलिंग हो दांत मजबूत हील हों। ये कितने दिन का प्रोसेस होता है? ये एक ही दिन का प्रोसीजर होता है, लेकिन हीलिंग धीरे धीरे होती है। और फ्लैप सर्जरी सिर्फ आधा काम होता है, बाकी की जिम्मेदारी पेशेंट की होती है कि वो घर में सफाई मेंटेन करे, दांतों की ब्रश करे, माउथ वॉश इस्तेमाल करे, फ्लॉस करे, मसोड़ों की मालिश करे। जी। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें किन किन किस्म का इलाज दस्तयाब है? हमारे हॉस्पिटल्स में हर किस्म का इलाज होता है। आपकी दांतों की सफाई, छोटी सी फिलिंग्स या दांत निकालने के साथ साथ बड़े इलाज भी हम करते हैं जिसको फुल माउथ रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। जिन लोगों के दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग जो लोग करते हैं और तंबाकू जो खाते हैं, जिनके दांत लूज़ हो गए हैं, फ्लैप सर्जरीज वगैरह होती हैं। आजकल हम लेज़र से भी गम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं जो काफ़ी असरदार होते हैं। जी। और इसके अलावा हर टाइप की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी हम करते हैं जिनके सामने के दांत ख़राब हैं और उनको अपनी स्माइल ठीक करनी है, तो स्माइल डिज़ाइनिंग भी करते हैं हम। ये रिवायती ट्रीटमेंट में और लेज़र ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है? लेज़र ट्रीटमेंट नई टेक्नोलॉजी है। लेज़र से जब ट्रीटमेंट करते हैं हमको काटने या सीने की ज़रूरत नहीं होती मसोड़ों को। ट्रीटमेंट जल्दी होता है, ब्लीडिंग कम होती है और हीलिंग भी जल्दी होती है। जी। तो ये रिवायती ट्रीटमेंट में तो दर्द होता है, लेज़र ट्रीटमेंट में दर्द नहीं होता? ये नहीं बोलूँगी कि दर्द नहीं होता, मगर कम रहता है। जी जी। तो आप हमारे नाजरीन के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी दांतों की सेहत बरकरार रखने के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दिन में 2 बार ब्रश किया जाए, दांतों को साफ रखा जाए और हर 6 महीने एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर चेकअप करवाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जब छोटी हो तभी उसका इलाज हो जाए। जी। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताएं कि ये ऑर्थोडेंटिक्स क्या तरीका इलाज है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? ऑर्थोडोंटिक्स एक्चुअली डेंटिस्ट्री का सबसे पहला स्पेशलिटी था। काफ़ी सालों से, काफ़ी सेंचुरीज से इनफैक्ट चला आ रहा है। दांत जब हमारे टेढ़े होते हैं, जो सही जगह पे होने चाहिए नहीं होते हैं, इससे खाने पीने में या बात करने में दिक्कत आ सकती है और वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। जब हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर वायर्स लगाकर दांतों पर उनका पोजीशन सही किया जाता है, तो ये जब किया जा सकता है जब दांतों के बीच में सांध हो या दांत किसी के बिल्कुल ही आगे हो या पीछे हो या जगह पर ना हो, तो तब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये ओपन बाइट किसे कहते हैं? ओपन बाइट? ओपन बाइट ये होती है जब ऊपर के दांत बिल्कुल आगे हों और नीचे के दांत भी बिल्कुल आगे हों, ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को कवर ना कर रहे हों। जी जी। डॉक्टर साहब, ये डेंचर्स लगवाने में क्या प्रॉब्लम होती है या डेंचर्स लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, एडजस्ट करना पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है जब उनके सारे दांत चले जाएं और फिर डेंचर लगाना पड़े। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं पेशेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, और इसके अलावा एडजस्ट होने के लिए एक नए डेंचर से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उनको चाहिए कि
इस्तेमाल करते रहें डेंचर्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाकर विजिट करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेंचर को हमेशा साफ़ रखें। अगर डेंचर साफ़ नहीं होगा, अगर आप रात में निकाल कर उसको साफ़ करके पानी में नहीं रखते, या जब आप कुछ खाते हैं अगर आप उसको साफ़ नहीं करते, तो फिर मुंह में इन्फेक्शन होने का डर होता है, मुंह से बदबू आने लगती है। जी, तो ये डेंचर्स कितने अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपने दांत और अपने हड्डियों को मेंटेन करते हैं, दांत नहीं मतलब अपने जॉज को मेंटेन करते हैं, गम्स को मेंटेन करते हैं। अगर आपके जॉज हेल्दी हैं तो बोन का लेवल वही बरकरार रहेगा जी, और अगर नहीं है तो फिर बोन घुलने लगेगी और डेंचर फिर फिट नहीं होगा ठीक तरह जी। से। तो ये डेंचर्स तो तमाम दांत जाने के बाद लगाए जाते हैं। आमतौर पे जो लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं या जिनके दांत टूट जाते हैं, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? डेंचर्स अलग टाइप के होते हैं। जो हम बात कर रहे थे अभी, वो हम कंप्लीट डेंचर्स की बात कर रहे थे कि सारे दांत चले जाने के बाद जो लगाते हैं। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स भी होते हैं जो डेंचर की तरह ही होते हैं। कुछ दांत जिनके नहीं होते, जब गिर जाते हैं या कोई हादसा हो जाता है तब लगाए जा सकते हैं। और फिक्स डेंचर्स भी होते हैं जिनको ब्रिजेस कहा जाता है। जो दांत मिसिंग होते हैं उनके बाजू के दांतों का सहारा लेके ये लगाया जा सकता है। आजकल हम इम्प्लांट्स भी लगा रहे हैं कि किसी और दांत का सहारा बगैर लिए एक स्क्रू हड्डी में फिट किया जाता है जिसके ऊपर दांत फिक्स होता है। तो ये आपके जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, इनमें कितनी किस्म के टीथ होते हैं? वही होता है, इम्प्लांट होता है, रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं और फिक्स्ड डेंचर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ज़्यादा एडवाइजेबल इनमें क्या है? सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल इम्प्लांट है, क्योंकि वो इम्प्लांट एक जड़ का काम करता है। अगर हम ब्रिज भी बनाते हैं तो बाजू के दांतों पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जैसे 2 दांतों को 3 दांतों का काम करना पड़ सकता है। इम्प्लांट में ये नहीं होता, एक दांत एक ही दांत का काम करता है और दांतों के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। तो दांतों की सेहत की बरकरारी के साथ साथ डेंचर्स की क्लीनिंग और इम्प्लांट्स कराना भी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, तो डेंचर्स की क्लीनिंग के लिए क्या कोई मखसूस आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं या मामूली पानी से? मामूली पानी और ब्रश काफ़ी होता है। बस पेशेंट को ये चाहिए कि एहतियात करे और उसमें खाना ना जमा होने दे, नहीं तो उससे इन्फेक्शन भी होता है, डेंचर भी ख़राब होता है और आपकी सेहत भी ख़राब होती है। जी, ये फिक्स डेंचर्स और रिमूवेबल डेंचर्स दोनों में ज़्यादा एडवाइजेबल कौन है? फिक्स डेंचर्स एडवाइजेबल हैं। लेकिन फिक्स डेंचर्स की क्लीनिंग में तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिक्स डेंचर्स की क्लीनिंग बिल्कुल आम दांतों की क्लीनिंग जैसी होती है। आप अगर ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉस कर रहे हैं तो फिक्स डेंचर आपका बिल्कुल साफ रहेगा। जी, रिमूवेबल डेंचर्स में आपको जब आप कुछ खाते हैं आपको निकाल कर उसकी सफाई करनी पड़ती है और पेशेंट्स ये करते नहीं हैं क्योंकि लोगों के बीच में वो बताना नहीं चाहते कि उन्होंने डेंचर पहन रखा है। जी जी जी। तो फ्लॉसिंग का इसमें काफ़ी अहम रोल है। इसमें आपको कोई मखसूस ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या आमतौर पे कोई भी इंसान कर लेता है? कोई भी इंसान कर सकता है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, अगर कोई नहीं जानता वो देखते हुए भी कर सकता है। और आजकल फ्लॉसेस होल्डर के साथ भी आ रहे हैं जी, तो बिल्कुल ही आसान है फ्लॉस करना, करते करते कोई भी सीख सकता है। जी। तो ओपन बाइट को बंद करने के लिए क्या क्या तरीका इलाज है आपके पास? ओपन बाइट के लिए उसकी वजह देखनी पड़ती है और उसके बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है जिससे वो ओपन बाइट बंद कर दी जाती है और लुक उससे इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा सर्जरीज भी होती हैं अगर किसी लोगों की प्रॉब्लम बहुत सिवियर है जो सिर्फ क्लिप्स लगाने से या वायर्स से ठीक नहीं हो सकती, तो फिर जबड़ों की सर्जरी की जाती है, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी बोलते हैं उसको, जिससे ओपन बाइट और दूसरी भी ऑर्थो प्रॉब्लम्स करेक्ट की जा सकती हैं। तो ये ओपन बाइट के लिए आप क्लिप लगाते हैं, तो क्लिप कितनी उम्र तक लगाए जा सकते हैं? पहले हम सुनते थे कि 13-14 साल की उम्र तक ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन आजकल जो नई टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं किसी भी उम्र पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। किसी भी उम्र में आप क्लिप लगा के दांतों को अंदर कर सकते हैं या उन्हें स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, स्माइल डिज़ाइन एक अलग चीज़ है जी। स्माइल डिज़ाइन में हम विनियर्स या ब्रिजेस लगाते हैं सामने वाले दांतों पर उनका पोजीशन सही करने के लिए। जी। अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स जो होती है किसी भी उम्र पे की जा सकती है, लेकिन ऑर्थोडोंटिक्स में आपको वो वायर्स या ब्रेसेस तकरीबन 1 साल या उससे ज़्यादा भी पहनना पड़ सकता है जी। जो कि आमतौर पे अडल्ट्स जो काम कर रहे होते हैं, जिनको बाहर जाना होता है, वो प्रेफर नहीं करते। जी। उस सूरत में हम फिर स्माइल डिज़ाइनिंग करते हैं। दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कोई एक्सीडेंट हो गया हो या जैसे आप बोल रहे थे कि फ्लोराइड ज़्यादा होने से जो धब्बे हो जाते हैं दांतों पे, इन सूरतों में हम सामने के दांतों पर विनियर्स लगा सकते हैं या कैप्स लगवा सकते हैं, ब्रिजेस, जिससे दांत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये पानी में जो फ्लोराइड आता है, पानी में भी फ्लोराइड मिक्स होता है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पानी में जो फ्लोराइड मिक्स होता है उसकी हमको ज़रूरत है, वो इस्तेमाल करने से कीड़ लगने का डर कम हो जाता है।
लेकिन अगर फ्लोराइड ज़रूरत से ज़्यादा हो, आमतौर पे 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो, जैसे आंध्रा की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, तब वो पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, हमारे बाज़ार में जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उनमें कोई लॉरेल सल्फाइड नामी एक नुकसानदेह मादा पाया जाता है, जिनकी वजह से दांतों को और इंसान की सेहत को नुकसान होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसे टूथपेस्ट अवॉइड करना बेहतर है। अगर आपको डाउट हो कि किसी चीज़ से नुकसान हो सकता है, किसी भी टूथपेस्ट के डब्बे पर हमेशा उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम कंटेंट्स पढ़ लें, उसके बाद ही टूथपेस्ट खरीद कर इस्तेमाल करें। जी, पहले हम देखते थे कि लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बजाय मंजन या कोयला वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो क्या कोयला और मंजन वगैरह बेहतर हैं या दांतों के लिए आपके टूथपेस्ट बेहतर है? टूथपेस्ट हमेशा बेहतर है। मंजन काफ़ी खुरदुरा होता है, जिससे दांत घिस जाते हैं। जी, सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकती हैं, खिरोचे जाने से मसूड़े। जी, तो ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है कि मंजन इस्तेमाल हो, और कोयला तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि वो स्टेराइल नहीं होता। जी। ये आपके कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं दांतों की सेहत के लिए, ब्रशिंग के लिए, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेना बेहतर है या फिर आपके रिवायती जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं वो बेहतर है? देखिए, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगी टूथपेस्ट ही बेहतर है, क्योंकि इस चीज़ की रिसर्च का मुझे इल्म है। जब तहाँ तक आयुर्वेदिक चीज़ों का सवाल है, उनकी अपनी जगह है, अगर किसी को उस चीज़ पे भरोसा है तो बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाईं और हमारे नाजरीन को आपने दांतों की सेहत की बरकरारी के बारे में बताया। हम आपके बेहद मशकूर हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी यह प्रोग्राम पसंद आया होगा और वो डॉक्टर साहब की हिदायत पर अमल करते हुए अपने दांतों की सेहत को बरकरार रखेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है इस प्रोग्राम के अख्ताम का। आइंदा हफ्ते हम फिर किसी डॉक्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।